हेलो मित्रों, कैसे हो। आज हम ऐसे लेखक की कहानियाँ पढ़ेंगे जिसकी कहानियाँ बहुत ही प्रख्यात है और जिसमें हमारे समाज का चित्रण, हमारे समाज में फैली हुई कुरीति, भ्रष्टाचार वगैरह की छाप हमें देखने को मिलती है। आज हम कक्षा 12वीं में नमक का दरोगा कहानी का अध्ययन करेंगे, जिनके लेखक है मुंशी प्रेमचंद और इसका साहित्य प्रकार है कहानी। प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में हुआ था और उनकी मृत्यु सन 1936 में हुई थी। मुंशी प्रेमचंद का जन्म वाराणसी में हुआ था, जो अभी उत्तर प्रदेश में है। वहाँ पर एक गांव है जिनका नाम है लम्ही। उसी गांव में उनका जन्म हुआ था। जीवन में अनेक संघर्षों से जूझते हुए उन्होंने स्कूल अध्यापक से ऊपर उठकर स्कूल के सब इंस्पेक्टर पद पर भी आसीन हुए थे। अर्थात वे एक अध्यापक थे। अध्यापक से ऊपर बढ़कर उन्होंने इंस्पेक्टर का पद भी हासिल किया था। जो स्कूलों में निरीक्षण करने के लिए जाते हैं उसे ही इंस्पेक्टर कहते हैं। वे कुछ समय तक काशी विश्वविद्यालय में भी अध्यापक रहे। उन्होंने कई साहित्य पत्रों का संपादन किया, कितने साहित्य लिखे, जिनमें हंस उनका प्रमुख साहित्य है, प्रमुख संपादक है। आत्मगौरव के साथ उन्होंने साहित्य के उच्च आदर्शों की रक्षा का प्रयत्न किया है। उन्होंने अनेक साहित्य लिखे, अनेक कहानियाँ लिखी, अनेक संपादन किए, जिनमें से प्रमुख साहित्य और कहानी को हम यहाँ देखेंगे। प्रेमचंद के उपन्यास तथा कहानियाँ हिंदी साहित्य की धरोहर है। धरोहर अर्थात विरासत, गुजरातीમાં વારસો પણ કહી શકાય। उन्होंने गोदान, निर्मला, कबन, सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि आदि अनेक प्रस्तुत उपन्यास और कहानियाँ लिखी है। कहानियों में मानसरोवर के 8 भाग संकलित है। उसी तरह ये सब पुस्तकें पढ़ने लायक है, जो हम अपनी लाइब्रेरी से प्राप्त करके पढ़ सकते हैं। आज हम यहाँ पर ऐसी ही एक कहानी को पढ़ेंगे जिनका नाम है नमक का दरोगा। मुंशी प्रेमचंद की कहानियों में समाज में फैले हुए कुरिवाज एवं सरकारी ऑफिसों में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उनका हूबहू वर्णन देखने को मिलता है। इस कहानी में भी उन्होंने अपने समाज में उसी समय सरकारी ऑफिसों में फैले हुए भ्रष्टाचार का चित्रण किया है। कहानी में पंडित अलोपीदीन धन के बल पर जहां हर प्रकार के गैर कानूनी काम करवा लेते हैं और अदालत में भी वे पैसों के बल पर बली हो जाते हैं, छूट जाते हैं, रिहा हो जाते हैं। वहीं दरोगा वंशीधर अपनी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा का परिचय देते हुए पंडित अलोपीदीन से जैसे प्रभावशाली व्यक्ति को हिरासत में लेकर उन पर मुकदमा चलवाने की हिमाकत तो करता है, लेकिन अंत में पैसों के बल पर पंडित अलोपीदीन वे मुकदमा जीत लेता है और वंशीधर की
हार होती है और वंशीधर को नौकरी से भी निकाल दिया जाता है। पंडित अलोपीदीन वंशीधर की ईमानदारी को देखकर और उनकी कर्तव्य निष्ठा को देखकर बाद में उनके पास जाते हैं और वंशीधर को अपने जो जमीन जायदाद थी उनका मैनेजर नियुक्त कर देते हैं, मैनेजर बना लेते हैं। उसी तरह कहानी का सुखद अंत होता है। तो फ्रेंड्स, आइए हम इस कहानी में से कितने शब्द का भी परिचय प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे की कहानी देखेंगे। इस कहानी में जो शब्दार्थ है वो है ईश्वर दत्त, अर्थात ईश्वर द्वारा। प्राबल्य का मतलब होता है प्रबलता, वृत्तांत का मतलब होता है विवरण, ओहदा उसका मतलब होता है पद, गरज उसका मतलब होता है आवश्यक, पथ प्रदर्शक उसका मतलब होता है मार्ग दिखाने वाला, प्रतिष्ठित उसका मतलब होता है सम्मानित। आगे भी शब्दार्थ है मोहित करना अर्थात मंत्रमुग्ध करना, चालान अर्थात दंड या सजा या हिरासत में लेना, स्तंभित करना चकित करना, आश्चर्यचकित करना, उदंड यानी अक्खड़, उल्हड़ अर्थात भोलापन। हम दूसरे भाग में भी ऐसे शब्दार्थ को देखेंगे। आज जितना पढ़ने वाले हैं हम उसमें से ही ये शब्दार्थ को लिए हुए हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम ये कहानी को समझते हैं। ये कहानी 4 खंडों में विभाजित है। आज हम उनके 2 भाग पढ़ेंगे। जब नमक का नया कानून लगा दिया गया, नमक बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, सरकारी टैक्स लगा दिया गया अंग्रेजों द्वारा, और ईश्वर द्वारा दी गई हुई वस्तुओं का व्यवहार अब बंद हो गया, उसका निषेध हो गया, उसका व्यापार करना बंद हो गया, क्योंकि अंग्रेजों ने उसे अपने कब्जे में लेकर उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। अब बिना टैक्स दिए हुए कोई भी नमक को नहीं बेच सकता या नहीं निकाल सकता। इसलिए लोग चोरी करने लगे और चोरी छिपे नमक का कारोबार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ और लोग घूस देकर अपना काम निकाल लेते थे। कैसे भी करके लोग चोरी छिपे छल करके कपट करके नमक विभाग के दारोगा को रिश्वत देकर अपना काम निकाल लेते थे, अर्थात वहाँ से नमक निकाल के ले जाते थे और उनका व्यापार करते थे। पैसे देकर कुछ भी करके लोग उसको खरीद लेते थे और उसका व्यापार करते थे। अब नमक विभाग में लोग नौकरी पाने के लिए तरस रहे थे। बड़े बड़े कर्मचारी अधिकारी का जी ललचा रहा था। वहाँ नौकरी पाने के लिए पटवारीगिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़कर लोग दारोगा विभाग में नौकरी करने के लिए भी जा रहे थे। दारोगा पद की नौकरी पाने के लिए बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े अफसर भी ललचा रहे थे। उस समय अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई धर्म को अपनाना एक ही समझा जाता था, इसलिए लोग अंग्रेजी नहीं पढ़ते थे, लेकिन फारसी भाषा का प्रभुत्व था। लोग फारसी पढ़कर, फारसी में प्रेम और श्रृंगार के काव्य पढ़कर लोग उच्च पद पर स्थानित हो जाते थे, नियुक्त हो जाते थे, नौकरी पा लेते थे। उसी समय मुंशी वंशीधर भी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद की प्रेम वृत्तांत को नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकल गए।
अर्थात मुंशी बंशीधर भी फारसी पढ़ के नौकरी की तलाश में निकल गए। अमेरिका नए नए आविष्कार कर रहा था, लेकिन यहाँ पर लोग नौकरी की खोज कर रहे थे। उनके पिता ने उन्हें घर से जाते हुए समझाया था, क्योंकि उनके पिता अनुभवी व्यक्ति थे। उनके बेटे को समझाने लगे कि बेटा, घर की दुर्दशा बहुत खराब है, ऋण के बोझ से हम दबे हुए हैं, हमें लोगों को पैसे भी देने हैं, घर में 2 लड़कियां हैं, उनका भी ब्याह करना है, वो भी अब बड़ी हो गई है, और मैं कगार पर का वृक्ष हो रहा हूँ, अर्थात वृद्ध हो गया हूँ, मृत्यु के करीब हूँ, न मालूम मैं कब गिर जाऊँ अर्थात मर जाऊँ। अब तुम ही घर के मालिक हो, तुम ही मुख्तियार हो, तुम्हें ही सब कुछ संभालना होगा। नौकरी जो भी मिले, नौकरी में पद की और ओहदे की ओर ध्यान मत देना। किसी भी पद पर नौकरी मिले उसे कबूल कर लेना, छोटी बड़ी, चपरासी की नौकरी मिले या दरोगा की नौकरी मिले, हवलदार की नौकरी मिले, कुछ भी पद मिले उस पद पर नियुक्त हो जाना। नौकरी में ओहदे की अर्थात पद की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है। ये दरोगा की नौकरी एक पीर का मजार है, अर्थात जो दरगाह होती है वहाँ पर लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं, उसी तरह यहाँ पर भी लोग घूस देते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं। तो निगाह चढ़ावे और चादर पर रखना, अर्थात हमें पद की ओर ध्यान नहीं देना, कोई भी पद हो, लेकिन हमें ऊपरी आमदनी पर ही ध्यान देना चाहिए। क्योंकि नौकरी में जो पगार तनख्वाह मिलती है वे तो सरकार देती है, लेकिन ऊपरी आय हमें ईश्वर देता है। ऐसी सब बातें बूढ़े मुंशी अपने बेटे बंशीधर को समझाने लगे। जो महीने के अंत में वेतन आता है वे तो एक दिन दिखाई देता है और बाद में समाप्त हो जाता है, उसीलिए वेतन को पूर्णमासी का चांद कहा है। ऊपरी आय जो मिलती है, हमें जो लोगों से घूस मिलती है उसे ऊपरी आय कहा गया है। ऊपरी आय एक बहता हुआ स्रोत है जो हमेशा हमें मिलती रहती है, उससे ही हमारी प्यास बुझेगी, अर्थात जो हमारे कार्य है उससे ही पूरे होंगे। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम पढ़े लिखे हो, तुम्हें अब क्या समझाऊं, तुम सब जानते ही हो। इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। तुम्हें अपने बुद्धि से, अपने विवेक से काम लेना चाहिए। तुम्हारे पास आने वाले मनुष्य को देखो, उसकी ज़रूरियतों को देखो और अवसर देखो और उससे पैसे वसूल करो। ऐसी सीख देते हैं। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर देखो, उसके उपरांत जो उचित लगे, उचित समझो, करो, और उसके बाद आपको जो ठीक लगे वो कार्य करो। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने से लाभ होता है। जिसको गरज होती है काम निकालने की, उसके साथ आप सख्ती करोगे तो वो ज़्यादा पैसे देंगे, क्योंकि उसको गरज है काम निकालने की। लेकिन बेगरज को दांव पर आना ज़रा कठिन है, लेकिन जिसको गरज नहीं है उसको दांव पर लाना, उसको सजा देना थोड़ा कठिन होगा। उसके पास से पैसे निकालवाना थोड़ा कठिन होगा। इन बातों को निगाह में बांध लो, ये मेरी बातों को याद रख लो। यह मेरी जन्म भर की कमाई है। मैंने अपने जीवन में समाज से यही सीखा है। यह उपदेश उनके पिताजी ने दिया और आशीर्वाद दिया। तब वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे, अपने पिता की आज्ञा का पालन करते थे। ये बातें ध्यान से सुनी और तब मुंशी वंशीधर घर से निकलते हैं और रोजगार की तलाश में जाते हैं। दारोगा पद पर इंटरव्यू के लिए जाते हैं। इस विस्तृत संसार में उनके लिए उनका कोई मित्र नहीं था। उनका धैर्य, उनकी सब्र ही उनका मित्र था। उनको मार्ग दिखाने वाला और कोई नहीं था, लेकिन उनकी बुद्धि ही
उन्हें मार्ग दिखाने वाली थी, जिसे पथ प्रदर्शक भी कहा जाता है। और उनका सहायक भी कोई नहीं था, उनका साथी भी कोई नहीं था, लेकिन उनका आत्मावलंबन, अपने आप पर ही भरोसा रखना, उसे आत्मावलंबन कहते हैं, वही उनका सहायक था। लेकिन अच्छे सुकून से चले थे उस समय, उनके लिए अच्छा था वो समय। जाते जाते ही नमक विभाग के दरोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए और इंटरव्यू के लिए जाते हैं और देखते ही देखते उन्हें वे नौकरी मिल भी जाती है। उस नौकरी में वेतन भी अच्छा था और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही न था, अर्थात बाहर से आने वाली आय, जिसे रिश्वत कहा जाता है, घूस कहा जाता है, उसका तो कोई ठिकाना न था, इतना पैसा मिलने वाला था। वृद्ध मुंशी जी यह बात सुनकर खुश हो गए, उनके पिताजी खुश हो गए। महाजन लोग, जो महान लोग होते हैं, पैसे वाले लोग होते हैं, उसे महाजन कहते हैं, महाजन लोग थोड़े नरम पड़ गए, थोड़े ढीले पड़ गए। अब तक महाजन लोग उनके ऊपर सख्ती बरत रहे थे, लेकिन अब वे ढीले पड़ गए। कलवार की आशा लता लहलहाई, जैसे कोई नई आशा की किरण खिल गई हो, कोई नई आशा की किरण मिल गई हो, उसी प्रकार उनके जीवन में खुशियां आ जाती है। पड़ोसियों के हृदय में सूल उठने लगे। अब जो पड़ोसी होते हैं वे हमेशा जलन करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। लेकिन यहाँ ऐसा बताया गया है कि पड़ोसी थे वे भी अब जलने लगे। उसी तरह मुंशी वंशीधर दरोगा पद पर नियुक्त हो जाते हैं, लेकिन मुंशी वंशीधर तो एक ईमानदार थे। जैसा उनके पिता ने कहा था वैसा कुछ भी नहीं करते, उसके विपरीत वे कार्य करते हैं, वे अपनी ईमानदारी ही दिखाते हैं। तो आइए हम उसका दूसरा भाग भी पढ़ लेते हैं। जाड़े का दिन था और रात का समय। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी वंशीधर को यहाँ आए हुए 6 महीनों से अधिक समय न हुआ था, लेकिन इस समय में ही उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। दूसरे भाग में बताया गया है कि उस वक्त जब वे नौकरी पे थे, नियुक्त थे, उसी समय सर्दी का मौसम था, ठंडी का मौसम था और रात का समय था। सारे चौकीदार जो सिपाही थे वे नशे में पड़े हुए थे, नशा करके सोए हुए थे। मुंशी वंशीधर को यहाँ नौकरी पर आए हुए अभी 6 महीने ही हुए थे, लेकिन उन्होंने अपनी ईमानदारी और अपने अच्छे व्यवहार से, अपने अच्छे कार्यों से सबको अपनी ओर मोहित कर लिया था, अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे थे। उनके बड़े अफसर भी उन पर विश्वास करते थे, क्योंकि मुंशी वंशीधर ईमानदारी से अपने कार्य करते थे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना बह रही थी और उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। दरोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद सो रहे थे। जिस जगह मुंशी वंशीधर नियुक्त किए गए थे उस जगह से कुछ ही दूर जमुना नदी बह रही थी और उस पर एक पुल बना हुआ था। सारे सिपाही भी नशा करके सो रहे थे और मुंशी वंशीधर अपने रूम का दरवाजा बंद करके अंदर सो रहे थे। अचानक आंख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मोहल्लों का कोलाहल सुनाई दिया। उठ बैठे, इतनी रात गए गाड़ियां क्यों नदी के पार जाती है? अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है।
अचानक उनकी आंख खुल जाती है और तब नदी के प्रवाह अर्थात नदी का जो पानी है उसका शोर नहीं सुनाई देता है, लेकिन कुछ गाड़ियां, बैलगाड़ियां नदी पर बने हुए पुल को पार कर रही थी और उनके साथ जो मजदूर थे उन बैलगाड़ियों के साथ उनका आवाज भी यहाँ तक आ रहा था। उनकी आवाज मुंशी बंशीधर को सुनाई दी, इसलिए वे जल्दी जल्दी खड़े हो गए और देख रहे थे कि वहाँ क्या हो रहा है। उन्हें ऐसा लगा कि वहाँ कुछ न कुछ गोलमाल जरूर है, कुछ अयोग्य कार्य हो रहा है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। उनका जो तर्क था, उनकी जो दलील थी अपने आप को दी हुई, वो सही साबित हुई। वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और बात की बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ गए और उन्होंने अपनी वर्दी पहनी, पुलिस का ड्रेस जो होता है, और जो गन होती है, पिस्तौल, वे अपने साथ लेकर वे अपना घोड़ा लेकर पुल की ओर जाते हैं। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाते देखी। बैलगाड़ियों की एक लंबी लाइन पुल के उस पार जा रही थी। डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियां है? मुंशी बंशीधर ने गाड़ी वाले को पूछा, ये गाड़ियां किसकी है? थोड़ी देर सन्नाटा रहा, कोई नहीं बोला। आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई। वे अंदरों अंदर कुछ बात कर रहे थे जो गाड़ी वाले थे। तब आगे वाले ने कहा, तब एक गाड़ी वाला बोला, पंडित अलोपीदीन की। ये बैलगाड़ियां पंडित अलोपीदीन की है। मुंशीधर पूछते हैं, कौन पंडित अलोपीदीन? जो डाटागंज के। सामने से जवाब दिया, डाटागंज के, जो एक गांव है उनका नाम है डाटागंज, वहां के पंडित अलोपीदीन, उनकी गाड़ियां हैं। मुंशी बंशीधर चौके। पंडित अलोपीदीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। पंडित अलोपीदीन सबसे बड़े जमींदार थे, उनके पास सबसे बड़ी जमीन जागीर थी। लाखों रुपये का लेन देन करते थे। वे रोज लाखों रुपयों की हेरफेर कर रहे थे। पंडित अलोपीदीन, उनका व्यवसाय बहुत बड़ा था। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी न हो? छोटे से बड़े अधिकारी सब उनके ऋणी थे, अर्थात सब ने उनके पास से रिश्वत ली थी। व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था। उनका व्यवसाय बहुत बड़ा था पंडित अलोपीदीन का। बड़े चलते पुर्जे आदमी थे। बड़े चलते पुर्जे अर्थात बड़े शौकीन और ऐसे व्यवसाय करने वाले, 2 नंबर का काम करने वाले आदमी थे। अंग्रेज अफसर इसके इलाके में शिकार खेलने आते थे। अंग्रेजों के साथ भी उनका अच्छा व्यवहार था। अंग्रेज भी उनके इलाके में शिकार करने के लिए आते थे और उनके मेहमान बनते थे। 12 मास उनके यहाँ ऐसा ही सदाव्रत अर्थात खाना पिलाना चलता ही रहता था। मेहमान नवाजी चलती ही रहती थी। मुंशी बंशीधर ने पूछा, गाड़ियां कहाँ जाएगी? उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर कि इसमें क्या है, फिर सन्नाटा छा गया। मुंशी बंशीधर जी ने पूछा कि ये गाड़ियां कहाँ जाएगी, तो उसका उत्तर तो मिल गया कि कानपुर जाएगी। लेकिन इस गाड़ियों में क्या है, क्या भरा हुआ है? इसमें जो बोरियां हैं, जो ठेले हैं, उनमें क्या भरा हुआ है? ऐसा पूछने पर फिर से सब खामोश हो गए, कोई ने जवाब नहीं दिया। दारोगा साहब का संदेह और भी बढ़ा। उन्हें और भी शक हुआ कि जरूर उसमें कोई न कोई गोलमाल है, अर्थात ऐसे माल को पहुंचाया जा रहा है जो कानून के खिलाफ है।
उनका जो शक था और भी बढ़ गया। कुछ देर तक उत्तर की बात देखकर वह जोर से बोले। कुछ देर तक उन्होंने राह देखी लेकिन किसी ने उत्तर नहीं दिया। फिर वे चिल्लाए, जोर से बोले, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? हम पूछते हैं इनमें क्या लदा है? શું તમે બધા બહેરા થઈ ગયા છો? तो ऐसा पूछते हैं कि आप सब गूंगे हो गए हैं। मैं पूछ रहा हूं, मुझे जवाब चाहिए, इसमें क्या भरा हुआ है? जब इस बार भी कोई उत्तर न मिला तब अपने घोड़े को ही गाड़ी के पास ले गए, गाड़ी के साथ मिलाया और अपने आप ही जो बोरे थे, जो थैले थे, उनको टटोलने लगे, अर्थात देखने लगे। और देखने पर पता चला और उनका जो भ्रम था, जो शक था, वो भी दूर हो गया, क्योंकि उनको शक था कि जरूर उसमें कुछ गोलमाल है। उसी प्रकार उस थैलों में नमक ही भरा हुआ था। इस तरह पंडित अलोपीदीन रात के समय अपने बैलगाड़ियों में नमक भर के दूसरे गांव पहुंचा रहे थे, लेकिन उसी समय वंशी मुंशीधर ने उनकी गाड़ियों को पकड़ लिया। अब आगे क्या होता है देखने के लिए दूसरा भाग जरूर देखिए। थैंक यू, आभार।